देखो एनटीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हो ना बच्चों इस समय प्रेजेंट में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पोर्शन क्या है, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ आपको छोड़नी है, नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। देखो जो आपका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका एनटीएससी का पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है यहाँ पर, ठीक। देखो समझना कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन वर्ड क्या है और इसके बाद समझेंगे कि ये इक्वेशन क्या होता है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, रिएक्शन अलग चीज़ है और इक्वेशन बनाना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है आपने कोई भी दो सब्सटेंस लिया, ठीक है, उसको आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसमें कोई केमिकल चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया? चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पढ़े होगे? फिजिकल चेंज का मतलब है कि चेंज हुआ लेकिन जब हम चाहें उस चेंज को फिर से ख़त्म करके उसको अपने रिवर्स कंडीशन में ला सकते हैं, है ना, वो होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है एक बार जो हो गया अब हो गया, हाँ, वापस लाया नहीं जा सकता है। मतलब हम चाहें वापस लाए नहीं, उसका मन करेगा वो वापस आ जाए तो कोई बात नहीं है। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? जब हम चाहें उसको फिर से वापस लाएं, जब हम चाहें उसे फिर से वापस लाएं, वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या हुआ, अगर उसको आना है तो आएगा, मेरे चाहने से वो वापस नहीं आएगा। ये क्या होता है? केमिकल चेंज। मतलब आप कह सकते हो कि केमिकल चेंज का मतलब होता है एक बार कोई चीज़ चेंज हो गई और उसे फिर से हम वापस ना लाएं तो वो क्या कहलाएगा? जैसे आपकी हाइट है, अब आप ग्रोथ कर गए हो, कोई 5 फीट 4 इंच होगा, कोई 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 1 इंच, है ना, इस तरह हाइट होगी यहाँ सबकी हमको लगता है। लेकिन अभी कोई कहे कि सर आज मेरी हाइट 6 फीट हो जाए, हम चाह रहे हैं, हो जाएगी? और कोई चाहे कि सर इसकी हाइट 4 फीट हो जाए 5 से, हो जाएगी? नहीं। मतलब कि जो ग्रोथ है, जो आपकी लेंथ है, जो आपकी हाइट है, वो भी एक तरह का चेंज कैसा है? केमिकल चेंज ही हुआ, एक तरह से, कंप्लीटली नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपके हाइट के साथ रिएक्शन हो रहा है, नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल में आप इसको रख सकते हो कि एक तरह का ये क्या है? केमिकल चेंज है। जैसे दूध है, सब लोग जानते होंगे, दूध से दही बना दिए, अब अचानक पता चला 10 रिश्तेदार आ रहे हैं, तुरंत दही से दूध बना के चाय बना दोगे, बन जाएगा? नहीं। मीन्स ये क्या हो गया? हाँ, ये इरिवर्सिबल पार्ट हो गया, है ना। तो जिसको हम वापस ला सकें वो क्या है? फिजिकल चेंज। और जो वापस ना आए केमिकल चेंज। तो ये तो समझ में आया होगा पहले कि कुछ नया बनेगा। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन क्या, मान लो आपने ये ले लिया रिएक्टेंट ए, क्या ले लिया? ये बता रिएक्टेंट क्या है, और ले लिया दूसरा बी, और एक न्यू कोई सब्सटेंस बन गया, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर गया, कुछ नया बन गया। समझ रहे हो ना? ए की प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, बी की अपनी अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो नया बना वो ना तो बी के जैसा है ना तो ए के जैसा है, वो कुछ नया बन गया। उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी ना तो ए से मैच कर रही है ना तो बी से मैच कर रही है, इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब सोचो कहाँ दूध, तो एक बार सोचो दूध का यूज कहाँ कहाँ है?
और कहाँ दही, सोचो जरा, एकदम अलग है कि नहीं? मतलब एक चीज तो एकदम अलग, देख लो खट्टा मीठा, एक एकदम बिल्कुल अलग दुनिया ही जा रही है दोनों की, जबकि उसी से पैदा हुआ है कि नहीं? लेकिन एकदम अलग हो गया है ना। तो ए और बी मिलके कुछ ऐसा बना लें न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी ना तो ए से मैच करती हो ना तो बी से मैच करेगी, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बस और कुछ नहीं है केमिकल रिएक्शन। कुछ नया बन गया, आपने किसी भी दो चीज को मिलाया और कुछ नया बन गया, और नया ऐसा है कि जो मिलाने वालों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बस वही है केमिकल रिएक्शन। समझ जाना, कुछ रिएक्शन हो गया। क्लियर? तो उसी को क्या बोलेंगे, कोई न्यू सब्सटेंस बना और वो केमिकल रिएक्शन है। अब समझेंगे कि ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मतलब कुल मिला के यहाँ कौन सा चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ कुल मिला के। अगर कहीं फिजिकल चेंज हो जाता है ना तो हम उसे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते। यहाँ पे चेंज कैसा होना चाहिए? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि सब कुछ बदल गया। यहाँ तक समझ में आया? जिन दो चीज़ों को आप मिलाते हो, बेसिक लेके चल रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। जिन दो चीज़ों को आप ऐड करते हो, मिलाते हो स्टार्टिंग में, जैसे ए और बी को मैंने मिलाया तो ये रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? हाँ, ये रिएक्टेंट। बाकी आप जानते होंगे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो केमिकल चेंज होने के बाद बनता है, मिलता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये रिएक्टेंट था, इधर क्या था? प्रोडक्ट था। ये क्लियर हो गया होगा? तो बस ये है केमिकल रिएक्शन। अब बात करेंगे इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल, साथ साथ लिखते भी चला करो, है ना, थोड़ा बहुत जो बता रहे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी को मिलाया, कुछ नया बना। नया क्यों बना? क्योंकि केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नोट करिए, हो गया, आगे बढ़ा जाए। yes, sir. अब एक बार फिर से समझेंगे इस रिएक्शन के बारे में। अभी तो हमने बताया रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं ना, इस रिएक्शन के को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब रिएक्शन और इक्वेशन, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन, ठीक, और केमिकल इक्वेशन। बोर्ड एग्जाम हो गया कि नहीं तुम लोग का? अभी 10th में गए हो अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी गए हो? हमें लगा कि जा रहे हो, हाँ, छोड़ के। चलो, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, देखो बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है, ठीक है। रिएक्शन का मतलब होता है कि आपने किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिख दिया। किसमें लिख दिया? वर्ड में लिख दिया, ठीक है। जैसे सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, कितने लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं इस समय? एकदम अपना पर्सनल व्हाट्सएप, किसका किसका है? अरे पर्सनल मतलब चलाना जानते हो, ये कह रहे हैं। क्लियर? चलो, लगभग सब लोग जानते ही होंगे। होता क्या, व्हाट्सएप पे दो तीन चीज़ देखे होंगे। कुछ सिंबल व्हाट्सएप में आते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा मैसेज आया कि देख करके हमको हंसी आई या बड़ा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं? 4 ठो हंसता हुआ चेहरा बना देते हैं, याद है? आता है और 4 बार दबा दिए, 4 हंसता हुआ चेहरा आ गया। क्लियर? उतना हमें भी नहीं पता उसको मोजी कहते हैं कि मोदी कहते हैं, वो अलग है। आ जाता है ना, तो उससे दूसरा वाला क्या समझता है कि इनको देख के अच्छा लगा, ये खुश हो गए। या कोई ऐसी बात आती है जिसमें कुछ आपको मतलब नाराजगी रहती, तो लाल वाला चेहरा आता है। 4 बना दिए खतरनाक सा, लाल 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 4 आ गया, 3 4 बना दिए, मतलब कि इनको पसंद नहीं आया, नाराज हैं। फिर एक हम लोग नमस्ते प्रणाम में यूज करते हैं, है ना। इस 2-3 सिंबल है, ठीक। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि हमको गुस्सा आया और हम उस पर व्हाट्सएप पे जाके रिप्लाई दे रहे हैं, उसका एक ये भी तरीका है ना।
हम लिख दें मुझे पसंद नहीं आया मैं नाराज हूँ, पूरा लिख दें, एक वो भी तरीका है। पूरा वर्ड लिख दिए कि मुझे पसंद नहीं आया, दोबारा मत भेजना। और या तो एक सिंबल लाल वाला सिंबल दे दो, दोनों बात एक है कि नहीं? ठीक। प्रणाम कहना है तो एक पूरा लिख दो या तो प्रणाम, और या एक ऐसे बना के भेज दो। नमस्ते कहना है पूरा लिख दो नमस्ते, या ऐसे बना दो। तो बस जब आप लिखते हो है ना कि मुझे पसंद नहीं आया मैं नाराज हूँ, दिस इज केमिकल रिएक्शन। और जब आप वो चेहरा बना देते हो सिंबल वाला ये, तो वो केमिकल इक्वेशन। बस यही डिफरेंस है। फिर समझा दे रहे हैं। तो जब आप क्या यूज किए, वर्डिंग पूरी यूज करते हो, पूरी वर्डिंग यूज करते हो, तो वर्ड कहलाता है केमिकल रिएक्शन। और जब उसी वर्डिंग को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, है ना, प्रणाम तो हाथ जोड़ दिए, नमस्ते हाथ जोड़ लिए, गुस्सा हूँ ठीक है, या खुश हूँ दांत दिखा दिए, होता है ना ऐसा। एक खुशी वाला भी आता है ना, उसमें दांत दिखाते हुए रहेगा। तो बस वही है क्या, केमिकल इक्वेशन। जो आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिंबल दे रहे हो, और उस सिंबल से सामने वाला समझ जा रहा है आपकी फीलिंग को, वो क्या है? अब जब पूरा आपको लिखना पड़ रहा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि नाराज हूं, और दोबारा इस तरह का मैसेज मत करिएगा, ये क्या है? और लाल वाला 4 बना दिए, तब भी समझ गया कि इसको पसंद नहीं आया। प्रणाम लिख दिए, सर प्रणाम, दिस इज रिएक्शन। और हाथ जोड़ के 2-4 हाथ भेज दिए, इक्वेशन हो गया ना। बस यही है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जब आप वर्डिंग यूज करते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस, ठीक, react with क्लोरीन गैस प्रोड्यूस, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इतना लंबा लिखा आपने, क्या है ये? ठीक। अब इसी को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस, चलो H2 यहाँ दिख दिया गैस, है ना, वो छोटा सा जो G लिखते हैं वो गैस, ये बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो गैस है। L आ गया तो S आ गया तो सॉलिड। हाँ, रिएक्ट, रिएक्ट मतलब प्लस विथ Cl2 गैस, है ना। प्रोड्यूस मतलब गिव्स, इसको बोलते हैं, ये प्रोड्यूस का साइन होता है। क्या बन रहा है? रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl, यहाँ गैस लगा दें, बैलेंस करके यहाँ 2 कर दें, बस। अब देखो यही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है, देख रहे हो? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बस यही डिफरेंस था। जब आप लिख करके पूरी वर्डिंग देके छोड़ रहे हो, है ना, जब आपको किसी को अपनी फीलिंग बताने के लिए पूरी बात कहनी पड़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि यार ये नाराज है आज, और कभी कभी बताना पड़ता है कि हमसे बात नहीं करो हम नाराज हैं। और कभी कभी एकदम बस वो देखेगा, 1-2 बार तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, तुरंत करेगा नाराज हो क्या, होता है ना ऐसा। अपने आप समझ में आता है मूड नहीं ठीक है, तो वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, मतलब देखा और समझ गया, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है। तो ये रिएक्शन है और वो इक्वेशन है। हो गया नोट? तो इक्वेशन और रिएक्शन समझ गए ना। जब सिर्फ वर्डिंग देंगे तो क्या कहलाता है? रिएक्शन। और जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो केमिकल इक्वेशन हो जाता है। बस रिएक्शन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है। आपने किसी बात को कह दिया, वो रिएक्शन है आपका, वो रिएक्शन है।
और आपने कहा नहीं लेकिन सामने वाला समझ गया, वो इक्वेशन है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, रिएक्शन के इक्वेशन, इक्वेशन का ज़्यादा यूज होगा हर जगह। ठीक है ना, अगर हर बात कहनी पड़े तो बेकार है ना। हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का ज़माना ही चल रहा है ना। चलो, तो ये हो गया। अब देखते हैं जो इक्वेशन होते हैं ना, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन की। अब देखो, छोटे क्लासेज में ये बताया जाता है कि 2 टाइप के केमिकल इक्वेशन होंगे। अभी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी की भी लाइन यही है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। लेकिन रियल में इक्वेशन जो होता है ना, ध्यान दो, वो कभी अनबैलेंस होता ही नहीं है। मतलब अगर आप अनबैलेंस कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो फिर इक्वेशन या रिएक्शन नहीं है, वो रॉन्ग है फिर। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, जैसे कोई कहे कि आदमी 2 तरह के होते हैं, एक आदमी एक राक्षस, हैवान, कुछ लोग कहते हैं ना। हाँ, तो जब हैवान है तो आदमी कैसे, एक तो आप ही कह रहे हो कि आदमी है, और आदमी को भी क्या कैटेगरी बना दिए कि आदमी भी 2 तरह के होते हैं, एक आदमी होते हैं, एक राक्षस होते हैं। जब वो राक्षस है तो आदमी कैसे हो गया, बात पहले ही है ना। ठीक है, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है, ये बताया जाता है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, और दूसरा अनबैलेंस्ड। लेकिन रियल में ये अनबैलेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अनबैलेंस नाम की, अगर आपने अनबैलेंस रिएक्शन या इक्वेशन लिख के छोड़ दिया तो वो गलत है, वो है ही नहीं इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन हमेशा बैलेंस मांगेगा आपसे कि मुझे बैलेंस फॉर्म में, तो बैलेंस समझते हो ना, अभी समझाएंगे। तो ये अनबैलेंस तो कुछ होता ही नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपको पढ़ाया जाएगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। लेकिन रियल में अनबैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। रिएक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है ना। yes, अब ये बैलेंस आ रहा है जी समझ में। यस सर। अब ये जो बैलेंस रिएक्शन है ये क्या होता है, और अनबैलेंस रिएक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो याद रखिएगा, केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। अब बात करते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है ना। दोनों के बारे में बात करेंगे कि ये बैलेंस्ड क्या होता है और ये अनबैलेंस क्या है। चलो, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। यस सर। अब नाम से ही लग रहा है बैलेंस, है ना, नाम से ही क्लियर है, कुछ कोई चीज ऐसी है जो बैलेंस है अपने आप में। अब क्या बैलेंस है, चलो देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। चलो मान लो हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम Na। क्लियर। यस सर। सोडियम है जिसका सिंबल होता है Na। इसका एटॉमिक नंबर कोई बताएगा, 11। हाँ 11। वेरी गुड। ठीक, देखो एक चीज़ एकदम याद रखना कि अगर केमिस्ट्री जो है 10th लेवल पे कुछ करना है केमिस्ट्री में, तो 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल तैयार होना चाहिए विथ सिंबल। 10 तक में काम चल जाएगा। फिर जब 11th 12th में जाना तो 10 और बढ़ा लेना, 30 कर लेना। तो या तो अभी 30 कर लो या तो अभी 20 रखो, लेकिन करना है 30 तक। समझ रहे हो ना। तो इधर अभी क्योंकि आपका पढ़ाई का प्रेशर कम होगा, है ना, अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करो कि अभी ही 30 तक तैयार कर लो। बहुत ज़रूरी है 30 तक एटॉमिक नंबर अगर आपको तैयार है तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, वरना फिर बड़ी समस्या होती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है सामने। ठीक है, तो अभी तैयार कर लो, 1 से 20 या 30 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम, अब सोडियम का रिएक्शन हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर। यस सर। अब देखते हैं क्या फॉर्म करेगा। तो ये Na था, देखो फॉर्म करने का भी अपना तरीका है, एकदम दिमाग में है ना रखो। और O था, 2 था। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे आपस में, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कौन, Na और O आपस में कंबाइन करना है। अब समझिएगा,
आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। यस सर। अगर नहीं जानते हो तो याद रखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 और सोडियम की होती है 1। बता रहे हैं, ये सब क्लियर कर देंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी, सोडियम की 1। तरीका ये होता है कि इसकी टोपी इसके सर, उल्टा चलोगे ऐसे। तो फॉर्मूला देखो क्या बना, Na के नीचे क्या आएगा 2 और O के नीचे 1 तो 1 लिखते नहीं है, तो Na2O बना के नहीं फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया Na2O। देखो 2-3 बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना, उसको समझ लेना। Na2O, जैसे वैलेंसी आपको निकालना आना चाहिए कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। केमिस्ट्री का एकदम बेस है, यस सर। एकदम जमीन जिसको कहते हैं। वैलेंसी निकालना आपको आना चाहिए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर वैलेंसी निकालना आप जान रहे हो यस तो प्रोडक्ट तो अपने आप बना लोगे। आ रहा है ना समझ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना। हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या निकालोगे, वैलेंसी। ठीक है, चलो वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले आते हैं, अब देखो ये रिएक्शन हमने लिख दिया ना। अब आपको चेक करना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। चलो देखते हैं कैसे चेक करने का तरीका क्या है। ये पार्ट जो होता है, जो एरो के लेफ्ट में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया भी था, ये रिएक्टेंट होता है। यस सर। और जो एरो के उधर होता है ये होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो नया बना, यस सर। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे कि दोनों तरफ एलिमेंट जो हैं वो सेम नंबर में हैं कि नहीं। देखो ज़रा ध्यान से समझना, इधर देखो बस रिएक्टेंट में, उधर नहीं देखना है। टोटल सोडियम कितने हैं, 1। अब प्रोडक्ट में देखो यहाँ Na के नीचे क्या लगा है 2, इधर 1 उधर 2, और सेम का कंपेयर करते हैं। अब Na का कंपेयर O से नहीं करोगे, Na का O का O से, ये रूल है। यस तो इसका कंपेयर इससे करो बस। यस। यहाँ Na 1 है, वहाँ Na 2 हो गया। गड़बड़ है कि नहीं मामला? गड़बड़ है। ये देखो 2 और इधर देखो 1, ये 1 है ना, फिर इधर भी गड़बड़। तो इसी को बोलते हैं अनबैलेंस, है ना। मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सोडियम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सोडियम इन प्रोडक्ट साइड। नहीं है ना, यस सर। इधर 1 उधर 2, इधर 2 उधर 1, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। आया कि नहीं? यस सर। तो अगर आप ये एग्जाम में लिख के चले जाए तो गलत हुआ। तो 0 नंबर। यस सर, उसको बैलेंस करेंगे। मैंने कहा ना कि अनबैलेंस कुछ होता ही नहीं है। यस सर। अनबैलेंस रिएक्शन कुछ नहीं है। रिएक्शन जब भी होता है तो बैलेंस होता है, अनबैलेंस तो कुछ होता ही नहीं है। यस सर। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तरीका देखो। इस रिएक्शन को क्या करना है आपको, अब बैलेंस करना है। एकदम आराम से समझना। आपको सीधे दिख रहा है, यस सर। देखो ये 2 है, यहाँ ये 1 है, उधर 2 है, उधर 1 है। अब इधर 2 लगाइए, लेकिन अब 2 आप यहाँ नहीं लगा सकते हो, जो भी लगाओगे आगे लगाओगे। बीच में पावर नहीं है आपके पास कुछ लिखने का। समझ गए कि नहीं? मतलब इसको इसके इक्वल करना है। यहाँ पे 2 Na है, यहाँ अकेला दिख रहा है तो इनको भी 2 करो, 2 Na। कभी गलती से यहाँ नहीं लगा देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, आगे जो भी लगेगा आगे, वो आपको इधर आगे नहीं जाने देगा, बैक साइड लगाओगे। हो गया? यस सर। चलो प्लस, अब O2 लिख दिया। फिर इधर आते हैं, जो है वैसे लिख दो, Na2 है ना। चलो फिर चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीजन। अब फिर देखो, एकदम आराम से समझना। सोडियम तो हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सोडियम हो गया हमारा। लेकिन अब फिर गलत हो गया, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ 1 है। चलो अब सोडियम को बैलेंस कर, ये था स्टेप 1। पहले स्टेप वाइज समझ लो, है ना, कैसे कैसे बैलेंस कर रहे हैं। यस सर। और फिर लास्ट में आपको बताएंगे एक लाइन में कैसे हो जाता है।
क्या हो गया? स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने किसको बैलेंस किया? सोडियम। अरे एक बार हम गलत बोल दिए तो तुम लोग एकदम पकड़ लिए हो, क्यों? हाँ, एहसास करा रहे हो हमको। क्यों? चलो, तो सोडियम है ना? यस सर। ठीक है। अब सोडियम देखो, यहाँ 2, वहाँ भी 2, मतलब सोडियम से राहत मिल गई। अब मामला फंसा दिया कौन? ऑक्सीजन। चलो देखते हैं स्टेप 2 में, लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम है, देखना। अब इनको 2 करना है। यस सर। अब पहले ही कहा गया है कि तुम यहाँ कुछ कर नहीं सकते हो, जो भी करना है वो यही करना है, आगे ही करना है, इधर कुछ नहीं कर सकते। चलो करते हैं, देखा जाए। तो 2 ने जो किए थे कर दिए, प्लस O2 2 लगा दें। यस सर। चलो 2 Na2O। यस सर। सोडियम देखो, लेकिन सोडियम नहीं छोड़ दो, जो हो रहा है सो हो रहा है, होने दो, यस सर। है ना। हमको हमारा काम क्या था? एक एक पॉइंट को बैलेंस करना। पहले सोडियम को इस लाइन में हमने किसको बैलेंस किया? अब ऑक्सीजन को कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना था? यहाँ 1, तो यहाँ 2 कर दिया। ये जो 2 लिखते हैं ना, अब ये सबके लिए है। मतलब ये मत समझना कि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यूज किया तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, नहीं। अब ये 2 Na के लिए भी है, O के लिए भी है, क्योंकि सबके आगे लग रहा है ना, तो सबको समेटेगा ये। यस सर। क्लियर? अब देखते हैं क्या हुआ, चेक करते हैं। ये स्टेप 2 था। स्टेप 2 में क्या हो गया? ये पहला स्टेप समझ में आया था ना? पहले स्टेप में हमने सोडियम को बैलेंस किया, ठीक। सोडियम को किया, फिर हमारा मन किया चलो ऑक्सीजन को भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 था। हमको पहले ही बताया गया है कि जब भी बैलेंस करने वाला नंबर लगाओगे तो आगे लगाओगे। यस सर। अरे अगर यहाँ पावर होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यस सर। तब तो एक बार उधर मारते एक बार उधर मारते, बैलेंस आ रहा है ना समझ में? यस सर। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। यस सर। अब चलो, अब चेक करते हैं। देखो, जब भी कहीं कोई नंबर लिखोगे ना, एक बार पूरा रिएक्शन चेक करना, बार बार। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं, पहले चेक करते हैं। अब देखो ये O है, इसके आगे क्या लगा है? मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं? इनको देखते हैं, 2 ये भी है, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन हो गया। अब एक बार सोडियम को देखा जाए। अब ये 2 लगने से सोडियम 2 2 जा 4 हो गया। देखो, ये 2 लग गया और यहाँ 2 पहले से है। अब इधर 2। अब थर्ड स्टेप में क्या करें? इसको 4 कर दें। 4 Na प्लस O2 गिव्स 2 Na2O। स्टेप थर्ड में बैलेंस हो गया। मतलब ये आपका फाइनली बैलेंस रिएक्शन आया। आया? ठीक है, नोट करो इसको। तो अब आपको नंबर इस पे नहीं मिलेगा, नंबर इस पे मिलेगा। हाँ, हमेशा याद रखना, अनबैलेंस तो कोई चीज़ होती ही नहीं है ना। हाँ, हो गया? यस सर। चलिए देखते हैं आगे। जैसे एक रिएक्शन और हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, है ना। यस सर। एक छोटा सा रिएक्शन है Ag। Ag क्या होता है? आर्गन। और कोई बताए Ag? Ag सिल्वर होता है। हाँ, Ag क्या है? सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं। प्लस O2 ऑक्सीजन। याद रखना, आर्गन Ar होता है ना। क्या फॉर्म करेगा? चलो Ag है ना। चलो AgO मान लो लिख दिया। अब याद रखा करो, Ag की वैलेंसी होती है 1, ये होता है 2, तो क्या फॉर्म करेगा? Ag2O। ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, है ना। तो Ag2O फॉर्म कर गया। अब यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलो बताओ कैसे करोगी? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अरे घबराओ नहीं, एकदम आराम से बताओ। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ये बैलेंस है या नहीं है, पहले ये बताओ। बैलेंस है या अनबैलेंस है? कैसे पता? वहाँ पे बैलेंसी 1 है, यहाँ पे 2 है। बेटा उसको बैलेंस ही नहीं बोलते हैं,
उसको वैलेंसी नहीं बोलते हैं ना, जो भी है वैलेंसी दूसरी चीज़ होती है ना। ये 2 है और ये 1 है। 1 यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे सिल्वर के 2 एटम हैं yes sir और यहाँ पे सिल्वर का 1 एटम है ना। एटम वर्ड यूज करो, ज़्यादा अच्छा है। yes sir हाँ, सिल्वर के 2 एटम है, यहाँ पे सिल्वर का 1 एटम है। हाँ, बैलेंस करना है। कैसे करें बताओ जरा, सोचो। पहले एक कदम तो बढ़ाया करो ना। प्रॉब्लम तुम लोगों में ये सोचते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि अब तुरंत बैलेंस हो जाए। एक कदम बढ़ाओगे तब ना, कहीं जाना होगा कहीं सोचते सोचते हो जाएगा क्या? अरे एक कदम बढ़ोगे तब ना कुछ होगा। पहले कहीं से स्टार्ट तो करो। ये क्या हो गया था हाथ में तुम्हारे? कैसे? सच में? बाप रे, वो सब बड़ा खतरनाक जगह, हम डर जाते हैं कोई पट्टी वट्टी बांधे रहता है यहाँ तो। चलो Ag + O2 Ag2 करो, बैलेंस करो। हम लोग को वो करेगी भाई, पड़ोसन करो जी। देखो यहाँ कह रही है Ag के पहले क्या लगा दीजिए 2। सिल्वर तो हो गया, एक बार चेक करते हैं। Ag 2 टाइम्स, Ag 2 टाइम्स हो गया बैलेंस। अब O2 एक साइड 2 एंड 1 बोलो। सर यहाँ पे 2 लगाने की। कहाँ? यहाँ ना? नहीं नहीं, हाँ, एजी के पहले। Ag के पहले यहाँ हाँ। लगा दिए। चलो ये तो हो गया 2, यहाँ पे आगे 4 ये लेकिन अब सिल्वर गड़बड़ हो गया। 2 2 जा, 4 हो गया। तो यहाँ भी क्या कर दें? 4 लगा दे सही। आ गया कि नहीं समझ? ठीक। Yes. अब देखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस पर आते हैं। आपके एग्जाम में, ये बोर्ड में भी मान सकते हो, NTSC में भी। ठीक है। फॉर अ गिवन रिएक्शन X Ag + O2 gives Y Ag2O. The value of X and Y. Option A 1 2, option B 2 3, option C 3 4, option D none of these. बताओ जी, आंसर बताओ इसका क्या होगा? 1 2 2 3 3 4 नन ऑफ दीज पूछ दिया ना। यस सर। वहाँ एक्स वाई कर दिया। अब यही वो जानना चाह रहा था कि यहाँ कौन सा नंबर हम लोग लिख दें कि जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाए। पीछे वालों को समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीज, क्योंकि हमको आंसर क्या मिल रहा था? 4 2 मिल रहा था। ठीक, या जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, यस सर। तो क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। तो 2017 में क्वेश्चन आया था NTSC में, सेम यही क्वेश्चन देख लेना। ठीक है ना? बस देखो एक क्वेश्चन मिल गया आपको बैलेंस और अनबैलेंस से, है ना। अभी इसको बता रहे हैं कि जो एक्स वाई जो होता है ना, जो नंबर बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, इसका रियल नेम क्या है ना। ये जो नंबर लगा रहे हैं आगे 2 3 4 जो भी लिखते हैं, इसका रियल नेम क्या, ये भी बात करते हैं। अभी हो गया? एकदम समझ लो ये बेस है। यस सर। 9th और 10th बेस है। और खाली एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अच्छे से, बाकी सब संभल जाता है। जब ये गड़बड़ होता है तो फिर कुछ नहीं समझ में आता है। मेटल एसिड बेस है, नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट इसी से है। आपको वैलेंसी आनी चाहिए, 2-3 चीज़ें पता रहेगी ना, तो कोई भी टीचर आपको स्टैंड कर लेगा, है ना। कोई भी टीचर, जैसे मान लो अब किसी को मैथ में कुछ करना है, ठीक है, अब उसको एडिशन नहीं आ रहा है, टेबल नहीं आता है, 4 का 6 का 7 का, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, डिवीजन नहीं कर पा रहा है, और बैठा दिया गया नीट के एग्जाम में और कहा गया कि सर हम आपको करोड़ रुपए दे देंगे लेकिन इसका निकलना चाहिए। अब हम कहाँ से निकालें? तो प्रॉब्लम हमारे सामने सबसे बड़ी ये होती है ना बच्चों की, उनका बेसिक अगर अच्छा है बस, हाँ, तो कुछ भी कर लेगा।
अगर उसका बेसिक अच्छा है वो सब कुछ कर देगा। हमारे सामने बच्चे आते हैं कहते हैं सर ये क्या है, तो हम 2 ही 3 चीज़ पूछते हैं, टेबल तैयार है 2 से 20 तक। नीट के बच्चों से हम पूछते हैं, IIT के बच्चों से जो अपने आप को एकदम 30 मार्का समझते हैं कि आज तो सर को उठा के पटक देंगे, इतना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं। वो जब आते हैं तो हम पूछते हैं 19 का टेबल सुनाओ, अच्छा 9 का सुना दो। अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, नहीं सुनाओ ABCD सुनाओ तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर सुना दी तो तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल है। 2 - 3, 4 - 4, -4 + 16, बस हो गया। पूछते यही सब पूछ के हम कहते हैं तुम फाइनली निकाल लोगे, तो हंस के चला जाता है। लग रहा है सर आज लिए हैं क्या, है ना, हंस के चला जाएगा। हाँ, जबकि वही बेस है। अब किसी को वो भी ना पता रहे और वो सपना देख रहा है कि हम बस IITian बन गए, कौन बना देगा? और इतना टाइम भी तो नहीं रहता है ना हम लोग के पास। 7 महीने 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पहले 7 महीने 8 महीने उनको हम टेबल रटाएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिखाएं, तब जाके उस काबिल बनेंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चले उनका फिर अलग है ना, अब सब IIT ही तो है नहीं, फिर अलग भी तो रास्ता है ना उनके लिए। एक से एक लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है लेकिन बहुत अच्छी जगह पे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बस आदमी देखा नहीं, वो बगल वाला IIT कर रहा है हम भी करेंगे, वो कोटा चला गया हम उससे भी आगे, हम कन्याकुमारी में जाके तैयारी करेंगे समुद्र के किनारे। ये तो यहाँ तो ये चलता है ना। हाँ, ये कोई कहेगा हम चांद पर जाएंगे सर, हमारे पापा कहे हैं कि इंडिया में माहौल नहीं है तुम्हारे लायक धरती पर, हाँ चांद में जाओ वहाँ तैयारी होगी तुम्हारी। तो ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक लड़का है वो 11th या 12th में गया है, आता है तो उसको कुछ भी समझ लो नहीं आता है, मतलब कुछ जानता ही नहीं है। वो टेबल वगैरह भी उसको हम कुछ अगर क्वेश्चन देते हैं, जब बोलेंगे कि राइट तो पूछेगा सर राइट की स्पेलिंग, और 12th में है। तो जब उससे बातचीत होगी और बहुत आराम से बात करता है, सर बैठिए चाय पीजिए, अरे क्या पढ़ाएंगे रुकिए 10 मिनट, हाँ पहले माहौल बनने दीजिए। हाँ, तो हम कहेंगे अरे तुम्हारा कुछ फ्यूचर कुछ सोचे हो क्या करोगे? सर यहाँ गोरखपुर में माहौल नहीं है मेरे लायक। हाँ, पढ़ाई सर यहाँ टीचर उस लायक नहीं है जो हमको पढ़ा सकें। पापा बोल रहे थे कि कानूनपुर कोटा कहीं निकल जाएंगे, हम कहे चलो ठीक, तो उसके लायक हम माहौल बिल्कुल नहीं है ना। इसीलिए वो कुछ सीखा नहीं, माहौल नहीं मिला उसको अभी तक, टीचर वैसे नहीं मिले जो 2 का पहाड़ा रटा सकें। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या टॉपिक चल रहा था? हाँ, अब हम बता रहे थे कि जो नंबर हम लगाते हैं ना बैलेंसिंग के लिए, इस नंबर का रियल में नेम क्या है, जिनको हम बोलते हैं ना बैलेंसिंग नंबर, क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग नंबर। इसका रियल में नाम होता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, है ना। मैट्रिक कोफिशिएंट जानते ही होंगे आप लोग। यस सर। कोफिशिएंट, ये पूरा कोफिशिएंट है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका पूरा नाम है ना। यस सर। याद रखना। और ये 10th में भी नहीं आएगा, ये आपको बताया जाएगा 11th में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, तो वहाँ आपको पता चलता है कि जो नंबर आगे लगा रहे थे बैलेंसिंग के लिए, उसका नाम होता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। स्टाइकियोमेट्रिक। हाँ, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका नाम होता है। जैसे कुछ लोग इसको नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। हाँ, ये मोल है, वो भी सही है, गलत नहीं है, 10th लेवल तक वो सही है। बताएंगे नंबर ऑफ मोल भी कुछ लोग बोलते हैं उसी नंबर को, लेकिन रियल में वो होता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं बैलेंसिंग नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। अब किसकी बात करेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन वर्ड दिमाग में रखना क्या है। यस सर। मीन्स केमिकल चेंज हो गया है। यस सर।
केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल चेंज हो गया। बस जैसे आप बोलते हो ना कभी कभी वर्ड गाँवों में आप लोग सुने भी हो कि दवा रिएक्शन कर गई। यस सर। मतलब क्या कर गई, कुछ ऐसा कर गई जो नहीं करना चाहिए था, अपना काम वो नहीं की अच्छे से, ठीक है ना। रिएक्शन करके कुछ और बना ली वो, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, समझ रहे हो ना, वो होता है केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन। लेकिन आप बताएंगे आगे, कभी कभी कुछ ऐसे भी रिएक्शन आपको दिखेंगे जो ऑटोमेटिक हो जाता है। जो वापस आएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, इसलिए बता रहे हैं, कहीं कोई इस पे आपको ये ना कहीं कह रहे सर ये कैसे पढ़ा दिए। यस सर। देखो होता क्या, दो कंडीशन है, एकदम आराम से समझना, यस सर। ठीक है ना। अब एक आदमी नाराज होकर आपसे चला गया, यस चला गया, ठीक है, और क्या कह रहा है कि आपके बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। दो कंडीशन है, आपके बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, ठीक। और एक ऐसा है ना, कि जो जा रहा है और अपने आप आ रहा है, आपको कहना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह रिएक्शन भी दो टाइप के हैं। एक होगा, है ना, कि जैसे ए और बी मिले, ध्यान देना, यस सर। और ये बना लिए प्रोडक्ट पी, यस चलो बन गया। हाँ। और एक रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ए और बी मिले, देखो एरो कैसा लगा रहे हैं, इधर हाफ इधर और इधर भी हाफ, ये आ ऐसा रहे हैं, जा रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। तो जो वन साइडेड होते हैं, यस सर। चले गए अब आएंगे नहीं, इन्हें बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। एक बार हो गया सो हो हो गया, गया। क्लियर। यस सर। यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये रिवर्सिबल है। ये केमिकल चेंज है। हाँ है तो केमिकल चेंज है, लेकिन रिवर्सिबल हो रहा है। रिवर्सिबल तो फिजिकल मैच। नहीं तो ये क्या हो रहा है, ये आ रहे हैं फिर रुक नहीं रहे हैं, फिर जा रहे हैं, देखो ना जरा ध्यान से, यस सर, मतलब केमिकल चेंज कंटिन्यू चेंज हो रहा है। यस सर। और आपके चाहने से नहीं हो रहा है। बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जैसे समझो फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, पहले रुक जाओ, पेन स्टॉप। पानी है, यस सर। आप बना दिए आइस, यस सर। बना दिए ना, यस सर। क्या अपने आप बन गया। अब ये नहीं कहना कि सर शिमला में चले गए थे लेके, यहाँ की बात करो, नॉर्मल टेम्परेचर पे बन जाएगा क्या। आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, फ्रीजर में रखोगे, कहीं कूलिंग प्लेस में रखोगे, तब वो बर्फ़ में कन्वर्ट होगा। बर्फ़ है, फिर उसको अगर अंदर ही रहने दें फ्रिज के, तो अपने आप अंदर पानी बन जाएगा, फिर बाहर निकालो। क्लियर हो रहा है कि नहीं, मतलब उसको कंडीशन देनी पड़ रही है, तब वो चेंज हो रहा है। यस सर। तो इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज, जो अपने आप ना हो। अगर कोई चेंज अपने आप हो गया तो वो केमिकल है, समझना मेरी बात को। Yes, sir. अगर कोई चेंज, किसी चीज़ को आप कन्वर्ट किए और उसका वहाँ मन नहीं लगा, फिर वो आ गया और फिर आपसे पूछ नहीं रहा है, फिर चला गया जहाँ से आया था, आना जाना उसका लगा है, केमिकल चेंज। तो ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। समझ रहे हो, बता रहे हैं। अब इसे ए प्लस बी हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। यस सर। अब यहाँ पर समझना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, एकदम आराम से समझो क्या है। ए और बी रिएक्ट किया, प्रोडक्ट, फिर थोड़ी देर में ये फिर से ए प्लस बी में आ गया, फिर 2 मिनट रहा, फिर प्रोडक्ट, फिर 3 सेकंड बाद फिर ए प्लस बी, फिर 2 मिनट बाद एकदम चल रहा है, आना जाना लगा है। देख रहे हो, यस सर। ये आप कुछ नहीं किया, आप एक बार मिला करके छोड़ दिए थे। तो क्या पानी के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या। अब पानी रखा है, अपने आप मारो मंतर, बन जाएगा बर्फ। नो सर। अब बर्फ है फ्रिज के अंदर, बन जाएगा पानी। नो सर। तो जब हमको चेंज लाने के लिए, है ना, कुछ कंडीशन देनी पड़े, तो वो फिजिकल चेंज होता है ना, अपने आप नहीं होगा। और ये रिवर्सिबल अपने आप हो जाएगा, मतलब बना तो प्रोडक्ट तो बन गया, कुछ नया बन गया, लेकिन नया बनने के बाद फिर से वापस आ रहा है, लेकिन अपने आप आ रहा है। हमारे चाहने, हम चाह के रोक भी नहीं सकते हैं कि ना आओ, नहीं, वो आएगा। हाँ, वो आएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, आएगा, आएगा, जाएगा, लगा रहेगा इनका आना जाना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + H2, है ना, नाइट्रोजन गैस
ये दोनों मिलके और रिवर्सिबल देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, क्या देते हैं ये? और बनाते हैं अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया। अब अमोनिया बनी, अमोनिया थोड़ी देर में फिर से टूट गई, किसमें? N2 और H2 में। फिर N2H2 क्या बनाए? फिर अमोनिया टूट गई। एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, लगा हुआ है इनका प्रोसेस। ठीक है ना? तो ये किसका एग्जाम्पल था? रिवर्सिबल का। ठीक है, तो केमिकल चेंज। हाँ, ये रिवर्सिबल चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे जब भी आप डेफिनेशन दोगे ना, फिर से समझो, है ना? तो जैसे कोई भी आपसे एक क्वेश्चन ये कर सकता है, समझ लें मेरी बात फिर से आराम से। जैसे आप बोलोगे कि सर जो रिवर्सिबल हो जाए, जिसको हम रिवर्स कर सकें वो फिजिकल चेंज, और जिसको रिवर्स हम ना कर सकें वो केमिकल चेंज। तो देखो एक वर्ड बार बार आ रहा है, जिसको हम रिवर्स कर सकें वो फिजिकल है, जो अपने आप रिवर्स हो जाए वो केमिकल है। याद रखना, जिसको हम रिवर्स कर सकें, फिर से फोन। हाँ, फिर से फॉर्म कर सकें, वो क्या है? फिजिकल। जिसको हम रिवर्स कर सकें, मतलब जब हम चाहेंगे तभी रिवर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब पानी है, जब आप चाहोगे कि आज शाम तक ये बर्फ बन जाए तभी बनेगा, वरना रखे रहो धूप में नहीं बनेगा। और बर्फ है, फ्रिज के अंदर है, आप लाख चाहो कि फ्रिज में पानी बन जाए, बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब फिजिकल चेंज में जब आप चाहोगे तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। और केमिकल चेंज अगर रिवर्सिबल है, आपके चाहने से अब नहीं होगा, है ना? आप एक बार प्रोडक्ट बना दिए, बस काम खत्म आपका। अब अगर उसका मन करेगा तो वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात खत्म। तो अमोनिया का मन कर रहा था तो वो आ रहा था, जा रहा था, जा रहा था, आ रहा था, बात खत्म। सिल्वर ऑक्साइड का मन नहीं किया, Ag2O का नहीं आ रहा था, करता हम नहीं आएंगे, तुम चिल्लाते रहो, मर जाओ। समझे ना? ये कंडीशन होती है। फिलहाल आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। पहला जो होता है उसको बोलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसी का नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, पहला है आपका कॉम्बिनेशन। सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबके बारे में बात करेंगे, पहले नोट कर लो कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। फिर थर्ड है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। फोर्थ है आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। फोर तक पहले नोट करिए। फर्स्ट क्या था? कॉम्बिनेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर डीकम्पोजिशन। ठीक है, हो गया। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊपर आते हैं। फिफ्थ है आपका रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। सिक्स होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। सेवेंथ होता है आपका एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। 8th होता है आपका रिवर्सिबल। 9th होता है आपका इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल। इतने रिएक्शंस हैं। 10 नहीं है, क्या करें, 9 तक है। ठीक है, ये इतने रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं टोटल, और सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर से आपको मिलेंगे, कहीं से बाहर से नहीं आना। इतने रिएक्शन ही होते हैं। ठीक है, चलिए। मेमोरी फुल नहीं हुआ जी, मेमोरी फुल नहीं निकाला। एक बार दिखाया फुल हो गया था। चलिए, फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, देखो नाम में ही पूरा है ना, उसका मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, या सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, एडिशन या सिंथेसिस, ये सब एक ही नाम है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन, एडिशन या सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो नेम से ही लग रहा है आपको, कंबाइन कर रहा है कोई चीज़, या एडिशन कर रहा है, या सिंथेसिस का मतलब होता है मिलकर के बनाना, है ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मिलकर बनना। याद रखिएगा, हिंदी में ये वर्ड है, मिलकर बनना या बनाना। बनाना बोलोगे तो केला वाली फीलिंग आने लगती है। हाँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, हाँ, ठीक है। कोई चीज़ कैसे बन रही है, या कैसे कंबाइन कर रही है, कैसे ऐड हो रही है। चलो देखते हैं। मतलब एक चीज़ एकदम सिंपल है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना, कि हम कई चीज़ों को मिलाएंगे लेकिन बनेगा अकेला सिंगल प्रोडक्ट। चलो जैसे अब ले लो आप A + B + C + D, जितना मन करे मिला दो, लेकिन बनेगा सिर्फ एक बस प्रोडक्ट P बस। देखिए, रिएक्टेंट चाहे जितने ले लो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। मतलब जो रिएक्टेंट होगा वो मोर देन 1 होगा, मोर देन 1, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल। तो किसका एग्जाम्पल होता है ये, कॉम्बिनेशन। कितनी भी चीज़ों को मिला दो, प्रोडक्ट हमेशा कोई एक बनेगा, इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, प्लस करके कुछ नहीं आएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट जब देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, या इसी को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, नोट कर लो पहले इसको। हो गया सर, हो गया है। यस सर। जैसे देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, C + O2। कौन सी गैस फॉर्म कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन जो होगा यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होगा। अरे कार्बन मतलब कोयला, यस सर। देखे हो ना सब लोग। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये भी बन गया गैस, है ना। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर गई। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जरा ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 दिख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक सिंगल बना। इसका मतलब ये कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहचानने का तरीका हो गया, है ना, कि 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट सिंगल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो बताओ जी, रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस। अनबैलेंस है तो तुरंत बैलेंस करो। कैसे, बगल में तुम बताओ जी। वहाँ पे भी
वहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। कौन एक है? अरे कुछ नाव गांव है इसका? एटम, कौन सा एटम? कार्बन, कार्बन। हाँ, इधर कार्बन कितना है? 1 उधर? 1 इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। यस सर। अभी जैसे था, अब हमने बताया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, बैलेंस फॉर्म में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, है ना। देखो बैलेंस है कि नहीं, अभी इस समय बैलेंस है। यस सर। H2 2 H हैं, तो यहाँ पे एक H, पहले क्या लगा दें, यहाँ पे 2 कर दें। अब 2 करने से देखते हैं क्या हुआ, 2H हो गया। ठीक, यहाँ Cl2 और यहाँ भी Cl2 हो गया, क्योंकि ये जो 2 है वो दोनों के लिए आया है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एग्जाम्पल। ठीक, चलो एक थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। K2SO4, कोई नाम बताएगा इसका? यस सर। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, वेरी गुड। K फॉर पोटेशियम SO4, सल्फेट, तो नाम क्या हो गया इसका? पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट में हमने मिला दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइज, Al2SO4 होल थ्राइज। कैसे बना देखो जरा, आपको पता होना चाहिए। Al पे चार्ज होता है +3, Al की वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, और ये SO4 पूरा 1 होता है, इसकी 2 होती है, हमेशा याद रखना। यस सर। तो देखो Al2 और SO4 पे 3 गया, यहाँ 2 आया। यस सर। तो देखो Al2, अब क्योंकि SO4 पूरा है तो ब्रैकेट में करेंगे ना इसको, SO4 पे होल थ्राइज, Al2SO4 होल थ्राइज। नाम क्या हो गया इसका? एल्यूमिनियम सल्फेट। यस सर। क्या नाम है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। पहला क्या लिया था? पोटेशियम, कॉपर नहीं, पोटेशियम सल्फेट। दूसरा क्या लिया? एल्यूमिनियम सल्फेट। और थर्ड ले रहे हैं 24 मॉलिक्यूल किसका? वाटर का। यस सर। वाटर के 24 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक, पहला क्या लिया? K2SO4 मीन्स पोटेशियम सल्फेट, दूसरा लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, और थर्ड ले रहे हैं 24 H2O। अब समझ गए कि मैं क्या बनाना चाह रहा था? फिटकरी, एलम बनाना चाह रहा था मैं, है ना। एलम, फिटकरी, एलम, यस सर। ALUM, एलम बोलते हैं, फिटकरी का ही एक नाम है एलम। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? आप तीनों को कंबाइन कर दो। कैसे? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24 H2O, किसका फॉर्मूला बन गया ये? एलम। और पूरा नाम इसका होता है पोटैश एलम। फिटकरी, देखो फिटकरी। चलो आगे देख रहे हैं, देखो तो हमारा टॉपिक था एक फिटकरी, पोटैश एलम। ठीक है, पोटैश एलम, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। देखते हैं ये फिटकरी का है ना। देखो एक चीज़ ध्यान देना है, जो फिटकरी का फॉर्मूला होता है ना, H2, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर ये जो पोटेशियम दिख रहा है ना, ये सारा खेल इसी का है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है पोटेशियम का। तो यहाँ पे ये क्या है? पोटेशियम, इसको हम लोग K+ लिखते हैं। पोटेशियम पे सिंगल 1+ चार्ज होता है। ठीक है, ये है आपका पोटेशियम। यहाँ जो पोटेशियम होता है फिटकरी में, ये एक विटामिन होता है, विटामिन K, उस फॉर्म में पाया जाता है ना, विटामिन K। ये विटामिन K का ही सब्स्टिट्यूट है जो इसमें पाया जाता है। आराम से समझना। अब इसका काम क्या है ना। अरे हर चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना।
ठीक है ना। यस सर। अब एक स्टूडेंट मतलब ऐसे ऐसे हैं, फिलहाल है, काम करता है सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा सोचना भी चाहिए ना कि उसका यूज क्या है। जैसे मान लो कोई चीज़ चली आ रही तो उसका, आप लोग पढ़े लिखे हो ना, तो उसका यूज सोचना भी चाहिए कि क्यों हो रहा है। अब देखना, जब ये बताएंगे ना कि इसका काम क्या है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि फिटकरी कहाँ यूज करना था, कहाँ यूज नहीं करना था। समझ रहे हो ना, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना कि हमको इस चीज़ को यहाँ यूज करना है। जैसे मान लो आप कहीं पार्टी में गए तो एक स्पून चम्मच होता है खाना खाने वाला। अब आपको पकड़ा दें वो जिससे सड़क वड़क साफ किया जाता है, कहोगे सर इससे तो ढेर उठेगा खाना, तो उसका भी तो काम वही है ना। हर चीज़ का क्या है, एक क्राइटेरिया है कि इसका यूज हम यहीं पर कर सकते हैं, बस कंडीशन है ना उसकी एक। ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशन क्या है। जो पोटेशियम मतलब जो विटामिन के है इसके अंदर, आराम से समझिएगा, ठीक है। जो पोटेशियम मतलब जो विटामिन के है, इसका काम होता है, एक काम समझना फिर खुद समझ में आ जाएगा। ब्लड जाने वो एक मिनट, बात पूरी हो जाने दो, ठीक है, फिर आराम से बात करते हैं। वो ब्लड को क्लॉट करता है, उसको सिर्फ एक चीज़ पता है कि ब्लड को जमाना है, बस। अब समझना हर एक चीज़। फिटकरी के पास क्या होता है, जैसे ही ये ब्लड को टच करता है ना, ये तुरंत इसमें से क्या निकाल देता है, के। बाकी सब अपने पास रखेगा, ब्लड को क्या दे देगा, के। और पोटेशियम जो होता है विटामिन के, ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड को जमाता है। और वो भी कब, समझो एकदम आराम से कॉन्सेप्ट समझो, जब ब्लड को टच करेगा तभी, वो बिना टच किए नहीं। अब अंदर ब्लड, अब ये जो फिलहाल तो एकदम गलत कॉन्सेप्ट जा रहा था, ब्लड जमा है और कहीं गलती से तुम फिटकरी रगड़ रही हो उसी पे, लेकिन गनीमत मनाओ कि तुम्हारी फिटकरी टच नहीं कर रही थी। हाँ हाँ, अब वो अलग अलग चीज़ है, हम फिटकरी की सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं। फिटकरी का बेटा बस एक काम है, उसका दुश्मन है ब्लड। वो ब्लड को जमा क्लॉट कर देगा। सर किसको फिटकरी घुला के पानी पिला दिया। हाँ, अब सोचो समझो, बड़ा ये एक गंदा हम देखते हैं लोग करते हैं, और मतलब पता नहीं कहाँ से सोच करके लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। कोई गिरा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक आध जगह हम भी, एक बार हमारे भी साथ हुआ था। अभी भी है। हाँ, अब जब मुझे याद आता है तो घबराहट होती है कि बाप रे ज़्यादा नहीं पिला दिया। होता है ना गांव देहात में कि वो मतलब आधा गांव वाले तो अपने आप में MBBS हैं कि नहीं? हाँ, आधा गांव वाले तो अपने आप में MBBS होते हैं, उनको डॉक्टर की थोड़ी ज़रूरत है। उनको अगर छुरा उरा मिल जाए तो ऑपरेशनों कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर चीज़ में माहिर हैं, और जितने पुराने लोग हैं वो और माहिर होते हैं, और कहीं कहीं वो सही में हैं, वो सही भी हैं। 80% तो सही होते हैं, गजब का नॉलेज था उनके पास। 20% वाले थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं बस। तो कई जगह हम देखे हैं कि कोई गिर उड़ गया या कभी चोट वोट में भी, तो लोग कहते हैं कि फिटकरी दर्द खींचता है। अब बड़ा गजब लॉजिक होता है उन लोगों के पास। हाँ देखो, ये भी कह रही दर्द खींचता है। अब मतलब सोचो ना कि उसका काम क्या है फिटकरी का, ब्लड को क्लॉट करना। अब अगर कहीं आप गलती से, है ना, किसी को दिन में 3-4 बार आपको कोई बता दिया भाई इनकी तबीयत खराब है और दर्द बहुत ज़्यादा है, इनको घोर के फिटकरी पिलाइए। अब सोचो ना कितना खतरनाक वो काम कर रहा है। जरा सीरियस रहो इस पॉइंट पे। गया K+ आयन, उसको ब्लड मिलेगा ही बॉडी के अंदर, जाएगा तुरंत रिलीज कर देगा। अब ब्लड को धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, क्लॉट कर रहा है। पहला पिलाया, चलो थोड़ा सा कहीं क्लॉट किया होगा, नहीं समझ में आया, दूसरी बार पिलाए उसको, इसका दर्द काहे नहीं जा रहा है, तीसरी बार पिलाए। तब तक गांव के कोनो चाचा आ गए, कहे अरे एक मुट्ठी खुराक पियाओ तुरंत खट से, वो दबा करके, और वो हाँ वो कभी हल्दी डाल के और बढ़िया, हाँ गाय या भैंस के दूध में। अब शुरू हो गया है उसका ट्रीटमेंट। अब उसको 1-8 घंटे के अंदर पूरी तरीके से आराम मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि ब्लड तो क्लॉट हो रहा है अंदर। सोचो लोग कितना रिस्क लेते हैं। ब्लड क्लॉट कर रहा है, ये मान लो हार्ट है हमारा,
धीरे धीरे ये भी तो क्लॉट करेगा ना। यस सर। अब पता चला कि यहाँ सप्लाई ही रुक गई, हार्ट अटैक हो गया। खत्म हार्ट अटैक हुआ, लोग कहेंगे अरे कुछ सोच रहा था, पेपर ऊपर खराब हो गया था हाई स्कूल वाला, हार्ट अटैक हो गया उसी में। ये नहीं जानना कोई चाचा मारे हैं जो फिटकरी पिया रहे थे। कभी ये गलती नहीं करना, फिटकरी बॉडी के अंदर जानी ही नहीं चाहिए। और तुम पनीर फाड़ रही हो उसी से। हाँ, पनीर का पानी यूज कर देते हैं। अरे वो कुछ और यूज करो, नींबू उबू भी होता है, नींबू से फाड़ देते हैं। अरे हम भी बनाए हैं पनीर, ठीक है। हाँ, तो नींबू से कर दिया करो। कहें फिटकरी बॉडी के अंदर के लिए है ही नहीं, वो ऊपर के लिए। कहीं कट जाए, फिटकरी को रगड़ते हो तुरंत वहाँ पे लेयर बना देगा, रोक देगा ब्लड को, तुरंत जम जाता है, तुरंत जमा देगा K+, आयन देगा ना वहाँ पे, तुरंत वहाँ क्लॉट कर देगा। फिटकरी बॉडी के अंदर के लिए नहीं है, जो करना है बाहर से करो। पानी को प्यूरिफाइड भी करता है, तो नहाने वाला पानी यूज करो उससे। नहाने अब ये नहीं कि बस RO में दूध चिटकी डाल दिए, फिटकरी पीस के मिला दिए, दर्द नहीं जा रहा है, गरम दूध गरम करके कोई आया कह दिया घर के बाहर से, गरम दूध में 4 किलो फिटकरी मिला के पिला दीजिए। हाँ, हो गया बस। रात भर में अब व्यवस्था करो इसकी अलग से कुछ। हाँ, इस तरह नहीं, कोई काम यूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए क्यों यूज कर रहे हो। ये क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट बंद कर दीजिए। तो कुछ समझ में आया?